हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर से संबंधित एसएसटी के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में इसके पहले सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हिस्ट्री से है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1778 ईस्वी में भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? साहबजादा। साहबजादा जो है इनके पिता का नाम था, जो जगदीशपुर के क्या थे? जमींदार थे। बाद में जो कुंवर सिंह जगदीशपुर के क्या हुए? राजा हुए थे। और 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 से। एक तरफ अभिलेख दिया है, दूसरी तरफ संबंधित शासक दिया है। एहोल प्रस्तर अभिलेख, एहोल प्रस्तर अभिलेख किससे संबंधित है? तो आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख ये आपका रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख के बारे में ध्यान रखिएगा, यह संस्कृत में है। पूछा जाता है कि किस शासक ने संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया? तो रुद्रदामन प्रथम। कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। ध्यान रखिएगा, इसको संस्कृत भाषा में है ये। और नासिक गुहा लेख की बात करें तो ये गौतमी बलश्री और भीतरी स्तंभ लेख के संबंधित है, तो अस्कंद गुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख के बारे में आप ध्यान रखिए एक पॉइंट। प्रथम हुड़ आक्रमण अस्कंद गुप्त के समय में हुआ था। यह जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो आपका भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। ये डायरेक्ट प्रश्न बनता है, सब ध्यान रखिएगा, इसी साफ साफ मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 17 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल में। आप सभी को पता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल से किसके? तो गोदीवाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और ये जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। और वर्तमान में किस राज्य में है? तो आपका गुजरात राज्य में। ये पॉइंट्स आप इसमें ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। अगर हम बात करें यहाँ कालीबंगा की, तो कालीबंगा जो है ये किस राज्य में है वर्तमान में? तो राजस्थान में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। ये सब पूछा जाता है। और यहां से क्या प्राप्त हुए? तो जुते हुए खेत के साथ यहां से प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। कोट डीजी की बात करते हैं तो जो है ये किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और ये जो है कहां पे वर्तमान में? तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है ये कोट डीजी। रोपड़, यह रोपड़ है। रोपड़ की बात करें तो ये आपका सतलज नदी के किनारे, तो वर्तमान में पंजाब में है। ठीक है, और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल में। अच्छा, लोथल की खोज किसने की थी? तो एस.आर. राव ने इसकी खोज की थी। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? तो गार्डन के अनुसार विदेशी आक्रमण की वजह से आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, सही है। आर.एल. स्टेन ने कहा था जलवायुगत परिवर्तन, यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, सही है। डेलस के अनुसार भौगोलिक घटनाक्रम के वजह से। बी.एन. मिश्र के अनुसार भूगर्भस्थलीय परिवर्तन की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी चारों सही हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका करेक्ट आंसर। ये सब क्या है? कारण बताए थे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? आप सभी को पता है, कॉमन प्रश्न है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि दी थी इन्हें? तो आपका गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी थी? बापू की उपाधि तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या थी? बापू की उपाधि दी थी। ये सब पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। और गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कौन से किया था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ये गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र यानी महाजनपद की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र यानी महाजनपद की स्थापना, तो लगभग आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और बनता है महाजनपद। महाजनपद का उल्लेख किसमें मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ की बात करें, अंगुत्तर निकाय, अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, ये जैन ग्रंथ हो गया। और हम दूसरी बात करते हैं जैन धर्म, जैन ग्रंथ की बात करें तो भगवती सूत्र, भगवती सूत्र ये आपका, इसमें आपका 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये दोनों अक्सर पूछे जाते हैं तो उसको ध्यान रखिएगा। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद थे। और जिसमें आपका वज्जी, वज्जी और मल्ल, वज्जी और मल्ल में आपकी गणतंत्र था, यानी गणतंत्र व्यवस्था यहाँ पे थी वज्जी और मल्ल में। बाकी शेष जगह का क्या था? तो राजतंत्रात्मक था। ये पॉइंट्स भी बनता है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है मिलान करना है, युद्ध दिए है और सन दिया है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध आप सभी को पता है, काफी फेमस था। तो 1526 में, 1526 में किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह हुआ था, सभी को पता होगा। खानवा का युद्ध ये 1527 में किसके बीच? बाबर और किसके बीच? राणा सांगा के बीच हुआ था, ये भी सभी को पता होगा। चौसा का युद्ध यह आपका हुआ था 1539 में, ये किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। कन्नौज का युद्ध ये भी काफी फेमस है, जिसे बेलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, और ये कब हुआ था? 1540 में, ये भी शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। ये सब पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, अक्सर प्रश्न बन जाता है। अगला प्रश्न है, अपने विख्यात नेता चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार सन डैश में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए। मंगोल प्रथम बार सिंधु नदी किनारे पे कब संगठित हुए पूछ रहा है, किसके नेतृत्व में? तो चंगेज खान के नेतृत्व में। कब? ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 1221 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है कि जब मंगोल ने भारत में आक्रमण किया था उस समय शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था, ये अक्सर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इसी ने इल्तुतमिश ने आक्रमण करने से रोका था भारत पे। अगला है, सिखों के निम्नलिखित गुरुओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। देखिए मैं इस 10 गुरु का नाम बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, और सारे जो इसमें अक्सर पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आप ध्यान सुनिएगा। पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव। गुरु नानक देव क्या थे? पहले गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। दूसरे गुरु की बात कर रहे हैं, कौन थे? गुरु अंगद देव, एक सब पूछा जाता है। दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद देव थे, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का प्रतिपादन किया था, पूछा जाता है गुरुमुखी लिपि किसने? तो गुरु अंगद देव ने। तीसरे नंबर पे आते हैं तो गुरु अमरदास, कौन है? अमरदास गुरु। और उसके बाद चौथे नंबर पे गुरु रामदास। गुरु रामदास की बात करें, इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी, पूछा जाता है अमृतसर की स्थापना किसने? गुरु रामदास ने की थी। उसके बाद आते हैं गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु थे, इनसे अक्सर प्रश्न बनता है अर्जुन देव से, और ये इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद छठे नंबर पे आते हैं गुरु हरगोविंद देव। गुरु हरगोविंद देव ने सिखों को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण लेने के प्रेरित किया था, इन्हें सैनिक गुरु कहा जाता है। किसे? गुरु हरगोविंद के। ये किस नंबर के? छठे नंबर के थे। उसके बाद हम आते हैं 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे कौन आते हैं? गुरु हर राय। गुरु हर राय जो है 7वें नंबर के गुरु थे। और 8वें नंबर के गुरु हरिकिशन। गुरु हरिकिशन जो है 8वें नंबर के थे। 9वें नंबर पर आपका गुरु तेग बहादुर थे, और 10वें नंबर पे आपका गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। ये इतने पॉइंट्स इसमें ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, तो आपका हो जाएगा अर्जुन देव 5वें गुरु, अर्जुन देव 5वें, और गुरु हरगोविंद आपका हो जाएंगे, ये गुरु गोविंद नहीं है, गुरु हरगोविंद है, ये आपका छठे हो जाएंगे। हरिकिशन की बात करें आपका ये 8वें गुरु हैं, और गुरु तेग बहादुर आपका 9वें गुरु हैं। इस हिसाब से आप कम देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगई कोंड चोलपुरम रखा? ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन क्या होता है? बी इसका, यानी 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने 1022 में बंगाल के शासक महिपाल को हराया था, और इसी के उपलक्ष्य में जो है गंगई कोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाई थी, और उपाधि भी धारण की इसने, कौन सी? गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। ये भी प्रश्न बन जाता है, किसने उपाधि धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। और किस वंश संबंधित था? तो ये आपका चोल वंश संबंधित था। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने की थी। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2। अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ कहां पे है? आप सभी को पता है, लौड़िया, नंदनगढ़। सांडवाली शीर्ष स्तंभ रामपुरवा। लोमश गुफा बराबर हिल आपका पता होगा कि आपका बिहार में, और छिद्रयुक्त स्तूप आपका रोपड़ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान था? तो आप सभी को पता है क्या थे वो? शिकारी आखेटक थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिकार। ऑप्शन है शिकार का ज्ञान था, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। और इनके जो औजार होते थे किसके होते थे? तो पत्थर के होते थे। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होगा। अच्छा, कृषि की बात करें, कृषि खोज अगर पूछा जाए तो पूरा पाषाण काल, लेकिन अगर प्रयोग पूछा जाए तो नवपाषाण काल में कृषि का सॉरी हाँ ठीक है, नवपाषाण काल में कृषि का कौन सा इसमें स्थान आपका? मेहरगढ़ अक्सर पूछा जाता है। नवपाषाण काल स्थल है मेहरगढ़, ये पूछा जाता है। पशुपालन की बात करते हैं तो आपका सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था मध्यपाषाण काल में, कुत्ते को। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन 3, विशाल सैन्य वाहिनियों के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों की प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। देखिए, जब जिस देश की मतलब जिसकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी वो क्या होगा? वो उसका पतन हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैन्य वाहिनी ज्यादा बहुत बड़ी थी, खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, इन सब की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। अच्छा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। राजधानी क्या थी मौर्य वंश की? तो पाटलिपुत्र जो है राजधानी थी। और पूछा जाता है अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ जो है अंतिम शासक था। ये सारे प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम क्या था? तो सभी को पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है किस राजवंश की स्थापना की थी? तो गुलाम वंश। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसे आप मामलूक वंश भी कहते हैं। और ये किसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और इसने 1206 ईस्वी में क्या थे? गुलाम वंश की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी। और इसने क्या किया था? और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। आप सभी को पता है 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार का नींव इसने डलवाई थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डलवाई थी? तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, पूरा इसने किससे करवाया था? तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था। दोनों पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो सके? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो सके तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसी समय इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस को इसका इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा सम्मेलन होना था, इसलिए जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें शामिल नहीं हो सके। और जो ये इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस था इसका विलय 1886 में कांग्रेस में इसका विलय हो गया था। इसको भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है। अब बात करें कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और कौन किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। और उस समय कौन था अध्यक्ष? वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। और पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? तो W.C. बनर्जी इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। अक्सर पूछा जाता है पहले जो है पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शेर शाह के शासन में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, यह शामिल था। शेर शाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे तथा उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, यह शामिल था। तो आपका काबुलियत में, पट्टा में, सरदेश में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। उपयुक्त सभी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुप्त शासकों में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? अक्सर पूछा जाता है गुप्त शासकों में विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके कार्यकाल की बात करें 375 से लेकर 415 ईस्वी गुप्त साम्राज्य का शासक था। और इसी के समय में फाहियान भारत आया था। पूछा जाता है फाहियान किसके समय में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शको, यवनों एवं पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ध्यान रखिए पूछा जाता है शक शासक नहपान को किसने हराया था, तो इसी ने हराया था। ठीक है, और नासिक अभिलेख में इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। नासिक का जो अभिलेख है उसे इसमें क्या कहा गया है, अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है उसमें, ध्यान रखिएगा पूछा जाता है। और जो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो सिमुक ने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष तथा किस नदी के किनारे हुआ। सभी को पता है गुरु नानक का जन्म आपका 1469 में तलवंडी में हुआ था, लेकिन ध्यान रखिए रावी नदी किनारे। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, भारतीय कृषक का आम विद्रोह यानी किसान विद्रोह, सफल विद्रोह कौन सा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगाल का नील विद्रोह। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, ये हुआ कब था, तो 1859-60 में हुआ था, 1857 की क्रांति के बाद हुआ था, और ये पहला सफल क्या था, आंदोलन था किसानों का। अच्छा, इसके नेता कौन थे, दिगंबर विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जो है इसके प्रमुख नेता थे, अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और नील दर्पण का ध्यान रखिएगा, नील दर्पण किसकी है, ये आपका दीन बंधु मित्र की रचना है, नाटक है, और ये जो है इसी पर आधारित है, पूछा जाता है नील दर्पण किसकी है, तो दीन बंधु मित्र की है। किस पर आधारित, तो बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था उस पर आधारित था। ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड के में मुकदमे का सामना नहीं किया। काकोरी कांड में मुकदमों का सामना किसने नहीं किया। अच्छा, काकोरी कांड पहले जान लेते कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। और इसमें कौन किसको मुकदमे का सामना किसने नहीं किया था, तो ऑप्शन 4 चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर, चंद्रशेखर आजाद जो है इसमें फरार हो गए थे। बाकी बात करें अशफाकुल्ला खान, अशफाकुल्ला खान जो है ये आपका, इन्हें फैजाबाद में फांसी दी गई थी। पूछा जाता है कहां पे, फैजाबाद में। राजेंद्र लाहिड़ी को जो है गोंडा में फांसी दी गई थी। रोशन सिंह को कहां पे, नैनी में फांसी दी गई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर में फांसी, इन चारों को इसमें फांसी दी गई थी। ये ध्यान रखिएगा। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और किसने किया था, तो एचआरए के जो क्रांतिकारियों ने किया था। एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के किया था, और इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, ये सब ध्यान रखिएगा। और इसमें चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व सभी को पता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1764। 1764 ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था 1764 में, तो बक्सर का युद्ध, आप सभी को पता है। बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ था, बंगाल का स्वामित्व प्राप्त होगा, बंगाल और उड़ीसा ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गया था। और बक्सर का जो युद्ध हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था अंग्रेजों की तरफ से, तो हेक्टर मुनरो ने किया था। अक्सर पूछा था किसने, हेक्टर मुनरो ने किया था। और ये किसके बीच हुआ था, तो आपका मीर कासिम, किसके बीच, मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम की संयुक्त सेना के बीच यह हुआ था। इसे निर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो आपका 1920 से 1922 तक चला था। के दौरान अपना कॉलेज किसने छोड़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदार कर देने का इनकार कर दिया था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई थी, तो दांडी मार्च से हुई थी। ये पूछा जाता है किससे, दांडी मार्च। दांडी मार्च जो है कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। चंपारण आप सभी को पता है 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन बताया भी, स्वदेशी आंदोलन ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 इसका करेक्ट। स्वदेशी आंदोलन अगस्त 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड आपका कब हुआ था, गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 में। देखिए कहीं कहीं आपको 4 फरवरी मिलेगा, लेकिन 5 फरवरी 1922 सही है। गोरखपुर में चटगांव शस्त्रागार लूट कब हुई थी, आपका यह हुआ 1930 में हुआ था। 1930 में आप सूर्यसेन का नाम इसे जानते होंगे, सूर्यसेन जिसे मास्टर दा कहा जाता है। इसके प्रमुख क्या थे, नेता थे और क्रांतिकारी थे। मोपाला विद्रोह की बात करें, मोपला विद्रोह आपका ये कब हुआ था, मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। इस हिसाब से मेरा लिए पहला कौन सा आपका, तो आपका पहला आपका 1921, उसके बाद आपका चौरी चौरा कांड 1922 और शस्त्रागार जो लूट हुआ था चटगांव का 1930 में हुआ था। ठीक है, इसमें देखिए 25 प्रश्न आपका हिस्ट्री से है, 25 प्रश्न ज्योग्राफी के, उसके बाद 10 प्रश्न आपका
इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपका पॉलिटी के प्रश्न। तो अब हम भूगोल के प्रश्नों को देखते हैं, ज्योग्राफी के। पहला प्रश्न है, निहारिका क्या है? निहारिका क्या है यानी नेबुला क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एक तप्त गैस का गोला। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। देखिए, निहारिका धूल और गैसों से बने बादल होते हैं। निहारिका वह स्थान होता है जहां किसी नए तारे का जन्म होता है, और इसलिए निहारिका को स्टार नर्सरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टार नर्सरी, यानी जहां तारों का जन्म होता है उसे ही कहा जाता है निहारिका। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। और ये बादल होते हैं लेकिन गोला आकार के होते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूपटल की प्राचीनतम शैली है? भूपटल की प्राचीनतम शैली, तो आप सभी को पता है आग्नेय शैल जो है ये सबसे पुरानी है। इसे ही आपका क्या कहा जाता है? प्राथमिक चट्टान या जनक चट्टान इसे कहा जाता है। ऐसे पूछ लिया जाता है, जनक चट्टान किसे कहा जाता है? तो आग्नेय शैल को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वत की अपनति तथा अभिनति में लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार बनी शैल को क्या कहा जाता है? तो ज्वालामुखी में जो उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति के में लावा का जमाव हो जाता है, इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका फैकोलिथ कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका करेक्ट। देखिए ध्यान सुनिएगा, जब मैग्मा सतह के नीचे सुरंग एवं गर्त के रूप में क्षैतिज रूप से जमा हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उससे निर्मित चट्टान को क्या कहा जाता है? तो फैकोलिथ कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें लोकोलिथ को, तो क्या होता है? जब मैग्मा सतह को बिना तोड़े सतह के अंदर गुंबद रूप में क्या होता है? गुंबद रूप में जमा हो जाता है सतह के अंदर, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लोकोलिथ कहा जाता है। ठीक है, अब पोलोलिथ की बात करें, जब जो है सतह के अंदर उल्टा गुंबद बन जाता है, उल्टा गुंबद जब जम जाता है मैग्मा, तो उसे पोलोलिथिक कहा जाता है। और बैथोलिथिक क्या होता है? जब मैग्मा अत्यधिक गहराई में अनियमित रूप से जम जाता है, उसे बैथोलिथ कहा जाता है। ये सारे आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुनामी लहरें अत्यधिक सक्रिय होती हैं। सुनामी पूछ रहा है अत्यधिक कहां आती है? तो आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनामी कहां से लिया गया है? किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी भाषा का शब्द है, अक्सर पूछा जाता है। प्रशांत महासागर में अक्सर पाया जाता है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 मिथिला का मैदान। मिथिला का मैदान आपका कहां पे है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। आप मैप देखेंगे तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपका मिथिला का मैदान है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। ये झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, अगला है, विस्तृत रेगिस्तान क्षेत्र में कठोर चट्टान के समांतर सतह से ऊंचे उठे हुए टीले कहलाते हैं। जो रेगिस्तान में ऊंचे हुए टीले होते हैं उठे हुए, ये क्या कहलाते हैं? तो आपका समान सतह के होते हैं, तो ये आपका इंसेलबर कहलाते हैं। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे द्वीपीय पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। छत्रक शिला आपने जाना होगा, जो छाते की तरह होता है। ठीक है, ये का छत्रक शिला होता है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब पर्वतीय भाग से घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार या तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो उस विस्तृत हिमनद को क्या कहते हैं? जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार या तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, उस विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे गिरपाद हिमनद कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? गंगा का डेल्टा जो है किसका उदाहरण है? ऑप्शन 3 चापाकार डेल्टा। ऑप्शन क्या हो जाए? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। जब नदी की मुख्य धारा, चापाकार डेल्टा क्या होता है? जब नदी की मुख्य धारा द्वारा अवसादों का निक्षेपण बीच में अधिक तथा किनारे पर कम होता है, उस प्रकार जो निर्मित डेल्टा होता है उसे चापाकार डेल्टा कहते हैं। जैसे राइन नदी, नील नदी, गंगा, ये सब आपका चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाती है उसका नाम क्या है? तो सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अगला प्रश्न है, डोल ड्रम की स्थिति निम्नलिखित में से किस वायु दाब पेटी में जिसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है? डोल ड्रम। देखिए, डोल ड्रम इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। डोल ड्रम जो है आपका, या मान लीजिए 0 डिग्री आपका भूमध्य रेखा है, इसके बाद इसके ऊपर 10 डिग्री और 10 डिग्री नीचे, ये जगह जो क्षेत्र होता है, ये आपका यहीं पे आपका डोल ड्रम होता है। इसी पेटी को क्या कहा जाता है? शांत पेटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? प्रकाश तेज होता है और अत्यधिक गर्मी होती है, तो यहाँ पे निम्न वायुदाब होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका करेक्ट आंसर। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी होती है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाए, इसलिए इसे शांत पवन पेटी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, अगर अक्षांश पूछे तो 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे। ठीक है, अगला प्रश्न है,
भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपीय के पश्चिम भागों में कितने अक्षांशों के बीच होता है? ये भूमध्य सागरीय की बात करा, भूमध्य सागरीय जलवायु आपका 30 से 45 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो, 30 से 40 डिग्री, ठीक है, 30 से 40 डिग्री, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है भूमध्य सागरीय जलवायु जो है ये शराब उत्पादन के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। आगे बढ़ते हैं। भारत का देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 डिग्री पूर्व है, मिनट पूर्व है, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? तब सभी को बताइए, आपका देशांतरी विस्तार अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमन प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए। सूची 1 सूची को मिलान करना है, एक तरफ नदी दिया है, दूसरी तरफ परियोजना दिया है। कृष्णा नदी की बात करें, इस पे कौन सा है आपका? नागार्जुन सागर परियोजना। सतलज नदी पे कौन सा है? भाखड़ा नंगल। और महानदी पे कौन सा है? हीराकुंड उड़ीसा। भागीरथी पे कौन सा है? तो आपका टिहरी बांध। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जलवायु प्रकार दिया और देश दिया है। विषुवत रेखीय जलवायु कहां पाई जाती है? तो आपका जो है जहां पे भूमध्य रेखा के आसपास, तो जावा इंडोनेशिया भूमध्य रेखा के पास है। मानसूनी जलवायु जैसे भारत और आसपास क्षेत्र, तो आपका हो जाएगा श्रीलंका मान लेते हैं। भूमध्य सागरीय की बात करें तो आपका साइप्रस। और उष्णकटिबंधीय, जहां उष्णकटिबंधीय मरुस्थली आपका ये कहां पे है? ये नामीबिया। मरुस्थल कहां पे? सहारा मरुस्थल के आसपास, तो नामीबिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कौन बनाती है? तो बूढ़ी गंडक, गोसी और गंगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, इसमें मिलान करना है। देखिए, मिलान करने वाले से कई सारे प्रश्न इससे क्लियर हो जाते हैं। नामदफा की बात करें तो नामदफा किस राज्य में है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। पेरियार कहां पे है? राष्ट्रीय उद्यान आपका ये केरल में है। बांदीपुर कहां है? कर्नाटक में। और लामजाओ कहां पे है? मणिपुर में है। लामजाओ की बात करें हैं, केबुल लामजाओ इसका पूरा नाम है। तो ये जो है आपका तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, पूछा जाता है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो लोकटक झील में है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को क्या कहते हैं? कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन 3 आश्रित जनसंख्या कहा, यानी जो निर्भर होती है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी के अनुसार 15 वर्ष कम आयु के जो बच्चे होते हैं और 60 वर्ष जो अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, उन्हें क्या आश्रित जनसंख्या के रूप में माना गया है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहां पाए जाते हैं? चंदन के लकड़ी के वन जो है सर्वाधिक कहां? तो ऑप्शन 3 नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और नीलगिरी पहाड़ी जो है ध्यान रखिएगा, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोरदा बेट्टा जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पे एक जनजाति निवास करती है, टोडा जनजाति, अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए चंदन की लकड़ी सर्वाधिक कहां पे होती है चंदन, तो कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक चंदन का उत्पादन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानचित्र रचना में अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों द्वारा किया गया था? मानचित्र में जो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का उपयोग है सर्वप्रथम कहां पे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 यूनानी विद्वानों के द्वारा किया गया था, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर। आप सभी को पता है जो ये रेखाएं हैं क्या है? अक्षांश, और ऐसी जो रेखाएं होती हैं वो आपका देशांतरी रेखाएं हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पर्वत दिया है, माउंट आबू की बात करें तो अरावली पर्वत की चोटी है, सही बात है। देखिए, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका गुरु शिखर पूछा जाता है, कौन सी है? गुरु शिखर है। कोडाई कनाल, ये अन्नामलाई पे नहीं है, कोडाई कनाल, यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। कोडाई कनाल जो है ये पालनी पहाड़ी पर तमिलनाडु में है कोडाई कनाल। और उटकमंड यानी ऊटी नीलगिरी पर्वत पर, और शिमला जो है आपका पिरपंजाल शरीर पर, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है स्थल है, पर्यटन स्थल है जो फेमस है। आगे बढ़ते हैं। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता हुआ है, आप सभी को पता है भूमध्य रेखा पर क्या, या भूमध्य रेखा पर क्या होता है? वहां पे अत्यधिक गर्मी होती है, अत्यधिक ताप होता है, वर्षा होती है अक्सर वहां पे दोपहर के बाद, तो हो जाएगा अधिक ताप और अधिक वर्षा। अगर भारत क्या होता, कर्क रेखा का ना यहाँ पे भूमध्य रेखा होता, क्या होता? ताप अधिक होता और वर्षा भी अधिक होती। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर की बात कर रहा है, का भंडार बिहार के निम्नलिखित किस क्षेत्र में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना और गया। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को सभी को पता है क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? उसे खादर कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? कोझिकोड बंदरगाह भारत के प्रदेश में, तो आपका केरल में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है?
कभी सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम 5 अप्रैल की, तो यहाँ कौन सा दिवस, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर को कौन सा दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर, ठीक, सॉरी, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, तो मेडागास्कर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, मेडागास्कर। अगर विश्व की बात करें तो आप ग्रीनलैंड ध्यान रखिएगा, ग्रीनलैंड जो है ये सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। अगला प्रश्न है, अति रूपांतरण वह क्रिया है जिसमें, अति रूपांतरण वह प्रक्रिया जिसमें, ऑप्शन 3, रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, अति रूपांतरण कहा जाता है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, रूपांतरित शैल की बात करें हम, कौन से रूपांतरित, जैसे संगमरमर, स्लेट, सीट, ये सब शिस्ट, ये सब क्या है आपका रूपांतरित शैल होते हैं, पूछा जाता है। आप अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स के प्रश्न आ गए हैं दोस्तों। इसके अलावा हमने एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट को भी शुरू किया है, और हमने बीपीएससी ने अब तक जितने प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे हैं एसएससी से संबंधित, तो उसको भी हमने शुरू किया है, जिसमें हमने भारत के भूगोल के प्रश्नों को करा दिया है। पॉलिटी का भी एक सेट आ चुका है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। इसके अलावा हम एनसीईआरटी का भी शुरू कर रहे हैं, एनसीईआरटी आधारित जो है जितने भी प्रश्न है बुक के आधार पर, तो उसको भी हम करवाएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है? किसका मानना है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय व्यापार ने अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है? तो किसका मानना है, तो आपका ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर, सभी, यानी रॉल्फ फ्रेबिन्स, हैंस सिंगर, मुनार मिडल का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत जो है कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत कहलाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण उत्पन्न करता है, श्रम विभाजन, श्रम का बंटवारा एवं विशिष्टीकरण उत्पन्न करता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, आंतरिक बचतें और बाह्य बचतें दोनों, ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, कुल आगम बराबर क्या होता है, बिक्री इकाइयां गुणे औसत आगम होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता क्या है, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अंतरराष्ट्रीय श्रम विभाजन का ही एक आवश्यक परिणाम है तथा इसका आधार विभिन्न देशों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब, आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए, ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ग्रामीण गरीबों को उत्पादक पूंजीगत साधन प्रदान किए जाते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में बैंक दर निश्चित करता है, बैंक दर कौन निश्चित करता है, सभी पता आरबीआई निश्चित करता है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके पहले गवर्नर पूछा जाए तो ऑसबॉर्न स्मिथ, अब पहले भारतीय पूछा जाए तो सीडी देशमुख पहले भारतीय थे, वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास हैं। आगे बढ़ते हैं, शून्य आधार बजट क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार विचार करना कि वह नई हो, यह क्या कहलाता है, शून्य आधार बजट, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है प्रति व्यक्ति आय के अकॉर्डिंग, तो शिवहर, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन 4, आय एवं संपत्ति के वितरण की समानता भारत में नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं पॉलिटी के प्रश्नों पे। मिलान करना, पहला कथन दिया और दूसरा विचारक दिया है। मैं राज्य हूं, यह काफी फेमस है, सभी को पता है, किसने कहा था, लुई 16वां ने कहा था। राज्य व्यक्ति से पहले ये किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये किसने कहा था, तो आपका किसने कहा था, FWG हेगल ने कहा था। और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, किसने कहा था, तो आपका जो है प्लेटो ने कहा था। ठीक है, इस हिसाब से मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बना होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निर्वाचक मंडल किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 54 में है। और इसमें कौन कौन शामिल होता है, तो आपका इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य में शामिल होते हैं, प्लस दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2,
संसद तथा राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और प्लस विधानसभा तीनों को क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के क्या होते हैं, इसमें निर्वाचित सदस्य। मनोनीत नहीं होते हैं, इसको बस ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? संविधान की विशेषता कौन सी है? तो इसको देख लेते हैं। संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं है, सही है। राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। कुछ राज्यों कुछ संशोधन केवल राज्य विधान मंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं। अगला है, संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ये भी सही है। तो ये गलत हो जाएगा। देखिए, संयुक्त बैठक की बात करें, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 108 में। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 4। 1, 2, 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका शायद सही हो जाएगा, 1। ठीक है, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? मार्क्सवादी सिद्धांत को कौन सा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई, ये मार्क्सवादी सिद्धांत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा 3। अगला है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? भारत में कैसे प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है, सभी को पता है। और ये कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और इसमें कह रहा है नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, सही है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला, उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति, लेकिन इस संसदीय प्रणाली का मतलब भाग नहीं है। मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों को होना, सही है। कार्यकारी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होना, यह भी संसदीय प्रणाली है। कार्यपालिका मतलब कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1, 3, 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है। उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। यह सभी व्यक्तियों के मतों को समान बताता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यथा स्थिति का औचित्य स्थापित करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं, वे वास्तविक में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो आपका वेतन से संबंधित है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, थ्योरी है, क्योंकि एनसीईआरटी वगैरह में ऐसे ही दिया है, तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। मतदाता को पहचान देने का प्रावधान कहाँ किया गया है? मतदाताओं को पहचान देने का प्रावधान कहां पे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1958 में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, अल्फ्रेड रोक्को ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, इसमें कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसकी संवर्धन करने का प्रयास क्या है? यह आपका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसकी बात करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत की। इसमें आपका कल्याणकारी राज्य की बात करता है, यह कल्याणकारी राज्य की बात करता है, पूछा जाता है। और किस भाग में है? तो भाग 4 में है। कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। और किस आर्टिकल में है? तो 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया है। ये सब ध्यान रखें। बाकी राज्य किसी व्यक्ति की विधि के समक्ष जनता यानी समता नहीं नकारेगा, ये आपका मूल अधिकार है। राज्य धर्म, मूल जाति एवं लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध विभेद नहीं करेगा, यह भी आप मूल अधिकार है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17, यह भी आपका मूल अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी करता है। रिट जारी कौन करता है? तो आपका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को पता होगा, दोनों जारी करते हैं। किस आर्टिकल के तहत? सुप्रीम कोर्ट की बात करें आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट की बात करें आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है, यह मत किसका है? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन का है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? यानी लोकसभा जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर। अगर उपाध्यक्ष को देना तो होगा तो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ठीक है, वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष? तो ओम बिरला जी हैं। आगे बढ़ते हैं।
परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं। परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुलवादी विरोध करते हैं क्योंकि, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है। समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है। तो आपका आर्थिक समानता इसमें। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनतंत्री समाजवाद और मार्क्सवाद समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है, वह जोर देते हैं। जनतंत्री समाजवाद और मार्क्सवाद समाजवाद एक दूसरे से क्या है, इस प्रकार भिन्न है, वह जोर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सा आपका, लोक लेखा समिति है। और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22, जिसमें आपका 15 जो है लोकसभा से और 7 इसमें आपका राज्यसभा से होते हैं। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष का चुनाव जो है, अच्छा, इसका जो अध्यक्ष होता है कौन का होता है, तो विपक्ष दल का नेता होता है। प्राक्कलन समिति की बात करें, ये सबसे बड़ी समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ये इंपॉर्टेंट है। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहें तो वो किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर है, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपना क्या देगा, त्यागपत्र देगा। और उपराष्ट्रपति को देना होगा तो राष्ट्रपति को देगा। अच्छा, राष्ट्रपति को जो महाभियोग प्रक्रिया किस आर्टिकल तहत लगाई जाती है, तो आर्टिकल 61 के तहत लगाई जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 64 में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।